कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां हमें डैन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कार के शोरूम में काम करता है, जहां पर वो सेकंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं। डैन एक बहुत अच्छा सेल्समैन है, क्योंकि उसके पास से कोई भी क्लाइंट खाली हाथ वापस नहीं जाता। साथ ही उसके स्किल्स काफी अच्छे होते हैं और वो उसको गाड़ी बेचकर ही मानता है, जिससे सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक दिन शॉप का मैनेजर कहता है कि तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए फोटो खिंचवानी है, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन डैन मना कर देता है और कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। घर पहुँचने पर हम उसकी पत्नी को देखते हैं, जिसका नाम जेसिका होता है। डैन के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम है काइल, नीना और सबसे छोटे बच्चे का नाम मैक्स होता है। यहाँ जेसिका और नीना बहस कर रहे थे। नीना पहले किसी और कॉलेज में जाना चाहती थी, लेकिन अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और कॉलेज में जाना चाहती है और ये बात जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब डैन नीना के पास जाता है, लेकिन नीना उसकी भी बात नहीं मानती। डैन जेसिका को लेकर बाहर जाना चाहता है। डैन काइल से कहता है कि तुम्हें मैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आज रात मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर जा रहे हैं। लेकिन काइल कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, हम सारे दोस्त बैठकर ग्रुप स्टडी करते हैं, तो मैं मैक्स को नहीं देख सकता। डैन नीना को जिम्मेदारी देता है और नीना भड़क जाती है। सारे लोग बाहर चले जाते हैं। तभी हम काइल के दोस्त को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रुप स्टडी के नाम पर ये लोग क्या करते हैं। ये लोग आकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। काइल एक ऑनलाइन गेमर है, इंटरनेट के सारे गेमर्स उसका नाम जानते हैं। दूसरी तरफ हम जेसिका और डैन को देखते हैं। ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए हैं। जेसिका यहाँ पर कहती है कि बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तुम हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहते हो। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि हमें फैमिली वेकेशन पर जाना चाहिए, पर डैन चुप रहता है। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही अम्यूजमेंट पार्क में घूमते रहते हैं, तो जेसिका कहती है कि तुम्हारा ये प्लान भी मुझे पसंद आया, मैं खुश हूँ कि हम दोनों बाहर आए हैं। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी कुछ लड़के इनकी वीडियो बना लेते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। डैन जब उन्हें समझाने जाता है तो वो धमकी देते हैं कि वो इसे इंटरनेट पर डाल देंगे, लेकिन डैन उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग वीडियो को डिलीट कर दें। लेकिन वो लोग वीडियो को डिलीट नहीं करते, उल्टा एक लड़का अपने ड्रिंक को डैन के सर पर फेंक देता है। जेसिका उन्हें अलग करती है और डैन घर पर चला आता है। वो इन लोगों से लड़ना नहीं चाहता, जिसके बाद जेसिका अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, क्योंकि वो घर की इन सारी चीजों से बहुत ही परेशान हो चुकी है। वो अपना सारा का सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालती है। तभी वो गलती से पास वाली लड़की को मार देती है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। उसका नाम ग्वेन होता है। लेकिन ग्वेन को बुरा नहीं लगता। जब जेसिका उससे माफी मांगती है, तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती से ऐसा होते रहता है। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जेसिका कहती है कि मेरे पति हमेशा ही घर पर रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी घर पर ही रहें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार बाहर घूमने जाए। मैं अपने पति को समझा समझा के थक गई हूँ और मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते। घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी है, इसलिए मैं सारी परेशानियां पंचिंग बैग पर निकालती हूँ और गलती से तुम्हें चोट लग गई। ग्वेन कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। वो बताती है कि वो एक ट्रैवल एजेंट है, लेकिन जाने से पहले वो अपना कार्ड देती है कि कभी भी बाहर घूमने जाना हो तो ग्वेन से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में था। जब वो शॉपिंग कर रहा होता है, तभी एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। डैन लड़ना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि डैन कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका पास्ट बहुत ही खतरनाक है। डैन पहले एक गवर्नमेंट असैसिन हुआ करता था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया और सबको बिना कुछ बताए यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी शांति से बिताने लगा। लेकिन डैन अभी भी लड़ना नहीं भूला है। वो बड़े ही आसानी से इस आदमी को धूल चटाता है और बाहर निकल जाता है सुपरमार्केट से। घर आते ही उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मनों को पता लग गया है कि वो कहाँ पर रहता है। अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक वो सबको ठिकाने न लगा दे। वो सीढ़ियों के नीचे से बहुत सारे हथियार निकालता है और बहुत सारे पैसे भी। अब वो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो सबसे पहले कॉलेज नीना को ढूंढने के लिए जाता है। कॉलेज जाने के बाद उसे पता लगता है कि नीना ने 9 महीने पहले मैगजीन कम्युनिटी को छोड़ दिया है और वो पुल के नीचे बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है। डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा पुल के नीचे जाता है और नीना से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। नीना कहती है कि मैं भी आपसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने मेरे आर्टिकल को नहीं पढ़ा, आपको मेरी वैल्यू ही नहीं है, इसलिए मैंने मैगजीन कम्युनिटी को छोड़ दिया। अब डैन नीना को लेकर समीर के घर पर काइल से मिलने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे एहसास होता है कि काइल भी उसे धोखा दे रहा था। काइल का कहना था कि वो कभी ग्रुप स्टडी के लिए तो कभी चेस की क्लासेस के लिए आता है, लेकिन वो यहाँ पर आकर गेम्स खेल रहा है। ये बात डैन को पसंद नहीं आती। वो काइल से भी डिसअपॉइंटेड है। वो सारे बच्चों को कार में बैठाता है और सीधा जेसिका के पास चला जाता है। जेसिका एक हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ जाकर वो कहता है कि तुम हमेशा ही कंप्लेन किया करती थी कि हम कभी भी वेकेशन पर नहीं जाते, अब हम वेकेशन पर जा रहे हैं, वो भी लास वेगास। इतना कहते ही ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही डैन बाहर आता है
है वो देखता है कि एक काले रंग की गाड़ी उनका पीछा कर रही है। तब वो गाड़ी हाई स्पीड में चलाने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को लोकेशन कैसे पता लगी। वो तुरंत अपनी गाड़ी को अपनी शॉप पर लेकर आता है और जब गाड़ी को ऊपर करता है अंदर उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है जिसे वो ले जाकर बाहर एक कस्टमर की कार में लगा देता है और कस्टमर से कहता है कि इस कार को जितना तेज चला सकते हो उतना तेज चलाओ, तभी तुम्हें पता लगेगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। वो कस्टमर ऐसा ही करता है और गाड़ी वाले उस कस्टमर की कार के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर बाद डैन सबको लेकर आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि सारे लोग यहाँ के फोटोज ले रहे हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल सकें। वो सबके फोन्स को छीन कर फेंक देता है और कहता है कि इस पूरे ट्रिप पर कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि इन्हें नहीं पता कि अगर इन लोगों ने कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो डैन के दुश्मनों के लिए आसानी हो जाएगी। वो आसानी से इन्हें ढूंढ निकालेंगे। थोड़ी देर के बाद वो बगल की शॉप में अपनी कार रोकता है और कहता है कि मुझे नक्शा चाहिए। तब वो दुकानदार नक्शा दे देता है, लेकिन जब डैन कैश में पेमेंट करता है तब उसे शक होने लगता है। वो कहता है तुम्हें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन डैन ऐसा नहीं करता। वो एक्स्ट्रा पैसे देकर यहाँ से निकल जाता है। अब गाड़ी में सारे लोग शांत बैठे थे। इन्हें शांत बैठने की आदत नहीं है, सब अपने फोन पर लगे होते हैं, पर अब इनके पास फोन भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं, इसलिए सबको मजा आता है। यही समय वो हमेशा मिस किया करते थे जब वो अपने फोन में लगे होते थे। उधर हमें डैन के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैकफ्री है। मैकफ्री के साथ उसके आदमी हैं। उन लोगों ने पूरे घर की तलाशी ले ली है, लेकिन डैन की कोई भी जानकारी नहीं मिली। ये उसके क्रेडिट कार्ड को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है और न ही इसके बच्चों का सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी है। मैकफ्री कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे डैन चाहिए और उसका पूरा परिवार। तभी हम डैन को देखते हैं जिसने एक मोटेल में चेक इन कर लिया है। जैसे ही काइल बाहर आता है उसे अपनी एक फैन मिल जाती है क्योंकि उसने उसे लाइव गेम खेलते हुए देखा था। वो उसके साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। जैसे ही डैन इस चीज को देखता है वो समझ जाता है कि अब गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे। वो सबको लेकर जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर 3 मोटरसाइकिल वाले इनके पीछे लग जाते हैं। वहीं डैन देखता है कि सबने कान में हेडफोन लगा रखा है। वो सबकी आवाज तेज कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वो पहले बंदे को गोली मारता है, फिर दूसरे बंदे को अपनी कार से धक्का मार देता है और तीसरा बंदा एक बिलबोर्ड से जाकर टकरा जाता है। उसके टकराते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके से जेसिका जाग जाती है, लेकिन डैन उसे फिर से झूठ बोलकर सुला देता है। पूरी रात वो ऐसे ही गाड़ी चलाते रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो गाड़ी रोककर सो जाता है। तभी नीना की आंख खुलती है। वो देखती है कि ये लोग कंट्री साइड आ गए हैं। तब वो कहती है कि उसे यहाँ की यूनिवर्सिटी में जाना है। डैन इन्हें लेकर चला जाता है। ये सारे लोग कैंपस के अंदर टहल रहे हैं जहाँ नीना और काइल बात करते हैं। नीना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और काइल सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और सोल्यूशन भी देता है। नीना बहुत खुश होती है। उसका छोटा भाई उसके प्यार को समझ रहा है। पहली बार इन दोनों के बीच इतनी गहरी बात हुई है। उधर हम जेसिका और डैन को देखते हैं। जेसिका बताती है कि वो पहले एक एथलीट हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी डैन से शादी हो गई तब से वो घर परिवार में व्यस्त हो गई और उसने अपने करियर को त्याग दिया। डैन भी फैसला करता है कि वो अपने पास्ट के बारे में बताएगा, लेकिन वो कुछ बताता उससे पहले उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। उसे उस पर शक होता है, इसलिए वो उस आदमी के पास चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये आदमी बस एक बिजनेसमैन है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो जर्मनी से यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया है। इस सब चीजों को देखकर जेसिका चौंक जाती है और यहाँ से चली जाती है। जैसे ही डैन इस आदमी के ब्रीफ केस को खोलता है उसके अंदर बहुत सारे बीज मिलते हैं। वो समझ जाता है कि वो आदमी कोई घुसपैठिया नहीं है। तभी मैकफ्री का एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है। डैन उससे बहुत देर तक लड़ते रहता है। अंत में वो मैकफ्री के आदमी को मारता है और बाहर चला आता है। तभी हम नीना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाती है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है नीना देखती है कि अंदर एक लड़की है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। नीना का दिल टूट जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है और कार में आकर रोने लगती है। कुछ देर बाद डैन उससे बात करता है। वो उसे पूरी बात बताती है। डैन कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि लोगों को कैसे सबक सिखाते हैं, वापस जाओ और उसे सबक सिखा कर आओ। नीना वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को पीट कर जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। अब नीना खुश है। उसे अब डैन पसंद आने लगा है। डैन कहता है कि जैसे ही हम वेकेशन से वापस आएंगे तुम सीधा जाकर अपने मैगजीन वाली कम्युनिटी को ज्वाइन करोगी। नीना मान जाती है और वो डैन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने जेसिका को कुछ भी नहीं बताया। अब ये लोग लास वेगास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर डैन अपने एक साथी को जिसका नाम ओजी है उसे कॉल करता है। उसने ओजी को काम दिया है कि वो सबके लिए जाली पासपोर्ट बनाए ताकि इन्हें कोई भी ट्रेस न कर सके। वो जब कैफे में बैठा होता है ओजी से मिलने के लिए, तभी उसके पास काइल आता है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। डैन कहता है कि आखिर तुमने गेमर बनने का करियर क्यों चुना? काइल कहता है क्योंकि रियल वर्ल्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लोग बहुत फेक हैं। मुझे ऑनलाइन की दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वहाँ पर ज्यादा बेहतर हूँ। गेम खेलना कोई भी आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपका दिमाग बहुत ही तेज होना चाहिए और आपके रिफ्लेक्सेस भी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो
आप मेरे साथ एक लेजर शूटिंग गेम खेल सकते हैं और आपने मुझे हरा दिया तो आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन मैं जीता तो मैं गेमर बनूंगा। इन बातों को सुनने के बाद डैन मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। डैन उसे इजीली हरा देता है क्योंकि डैन कभी एक पेशेवर कातिल हुआ करता था। काइल निराश हो जाता है, तब डैन उसे गले से लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। ये लोग लास वेगस के होटल में चेक इन कर लेते हैं जहाँ डैन ओजी से मिलता है। वो पासपोर्ट्स लेता है और कुछ हथियार भी। रात में वो जेसिका को बाहर डिनर पर लेकर जाने वाला है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो काइल और नीना से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग कमरे के अंदर ही रहोगे और कोई भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। इतना कहने के बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन काइल और नीना भी होटल के गेमिंग एरिया में बाहर चले जाते हैं। तभी हम जेसिका और डैन को देखते हैं। दोनों डिनर करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो मैकफ्री का एक आदमी उन्हें देख लेता है और मैकफ्री को रिपोर्ट कर देता है। तभी काइल एक प्रोफेशनल गेमर से मिलता है जिसका नाम रेन होता है। रेन काइल को अपनी पूरी टीम से मिलवाने लगता है। दूसरी तरफ डैन अपनी पूरी सच्चाई जेसिका को बताना चाहता है। जब वो जेसिका को सच्चाई बताता है तब वो चौंक जाती है और उसे भरोसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ काइल को गेमर कहता है कि तुम मेरी जगह पर खेल सकते हो और काइल गेम खेलने लगता है। उसने उसे चैलेंज किया है और काइल ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो गेमर ऐसा इसलिए करता है ताकि वो नीना पर लाइन मार सके। तभी जेसिका और डैन घर पर आ जाते हैं और वो अपने बच्चों के कमरे तक पहुंचते इससे पहले मैकफ्री के लोग इन पर हमला कर देते हैं। डैन बड़ी आसानी से 2 लोगों को मार गिराता है, लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम कुगन है वो जेसिका पर बंदूक तान देता है, जो देखकर डैन शांत हो जाता है। वो चुपके से एक चाकू उठाता है और सीधा चाकू को कुगन की आंख में घुसा देता है। इस चीज को देखने के बाद अब जेसिका शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे भरोसा हो जाता है कि डैन सच बोल रहा था। तभी इन्हें एहसास होता है कि बच्चे यहाँ के कमरे में नहीं हैं। डैन जेसिका को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गेमिंग एरिया में जाता है। तभी हम देखते हैं कि काइल ने गेम को जीत लिया है और सबको दिखा दिया है कि वो एक बेहतरीन गेमर है। इसी बीच यहाँ पर डैन और जेसिका आ जाते हैं और वो दोनों को बाहर लेकर जाने लगते हैं, जिसके बाद डैन अपने दोनों बच्चों को बताता है कि पहले वो सीक्रेट किलर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने सब कुछ छोड़ा और आम लोगों की तरह जिंदगी बिताने लगा। लेकिन वो लोग अब उसके पीछे आ रहे हैं उसे मारने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद काइल और नीना हंसने लगते हैं। तभी यहाँ दोबारा गोलियां चलती हैं। डैन अपने परिवार को टेबल के पीछे छुपा देता है और उनसे मुकाबला करने चला जाता है। एक एक करके वो सब पर गोलियां चलाता है। तब उसे एहसास होता है कि सबने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। वो अपना दिमाग लगाता है और सबको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं, डैन फैसला करता है कि वो सबको सच्चाई बताएगा। वो बताता है कि उसका असली नाम सैम है। वो पहले मिलिट्री में हुआ करता था जहाँ उसे मैकफ्री मिला। उसने एक नया ग्रुप बनाया। वो ऐसे लोगों को मारना चाहता था जिन्हें सरकार छू भी नहीं सकती और न ही कोई कानून। डैन एक एक करके सबको मारने लगा और एक वक्त के बाद उसे पता चला कि मैकफ्री उन सारे लोगों को मरवाने के लिए बहुत सारे पैसे लेता है और वो सिर्फ डैन का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए डैन ने उसके ग्रुप को छोड़ दिया और उसने नई आइडेंटिटी बनवाई और वापस आकर रहने लगा। इन बातों को सुनने के बाद काइल और नीना निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेसिका भी बहुत ही ज्यादा नाराज है। वो कहती है कि हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं और तुम अब सच्चाई बता रहे हो। तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी है। वो अपने कमरे में वापस आती है और ग्वेन को कॉल करती है कि वो उसके लिए एक ट्रिप प्लान करे। ग्वेन हाँ कह देती है, जिसके बाद ये लोग उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि ग्वेन एक प्राइवेट जेट लेकर आई है। ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं। तब ग्वेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसने उसे 18 साल पहले छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। जब जेसिका इन बातों को ध्यान से सुनती है तब उसे एहसास होता है कि ग्वेन डैन के बारे में बात कर रही है। तभी यहाँ पर मैकफ्री भी आ जाता है। तब हमें पूरी बात समझ में आती है। दरअसल ग्वेन ने मैकफ्री से सौदा किया था कि वो डैन के पूरे परिवार को उसके हवाले कर देगी, फिर मैकफ्री डैन को ग्वेन के हवाले करेगा। ग्वेन को अभी भी उम्मीद है कि डैन उसका हो सकता है। खैर, यहाँ से निकलने के बाद मैकफ्री डैन को कॉल करता है और एक कैसीनो की लोकेशन देते हुए कहता है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। डैन बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाता और उस कैसीनो में पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है कि उसके पूरे परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है। मैकफ्री डैन से बात करना शुरू करता है और कहता है कि सबको बताओ कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। मैकफ्री सबको बताता है कि डैन उसका ही बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा निराश है। डैन एक बहुत ही काबिल कातिल है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के अपने लिए एक आम आदमी की जिंदगी बितानी चुनी और ये बात मैकफ्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो डैन से कहता है कि अपने पुराने जगह पर वापस आ जाओ, लेकिन डैन मना कर देता है। इस चीज को देखते ही मैकफ्री ग्वेन को इशारा करता है कि वो उसके पूरे परिवार को मार दे अगर डैन ने हाँ नहीं किया। तो डैन मान जाता है। वो कहता है कि मेरे पूरे परिवार को सही सलामत यहाँ से बाहर भेज दो, तुम जो कहोगे
मैं वो करने को तैयार हूँ। मैकफ्री भी मान जाता है और वो लोग डैन के पूरे परिवार को लेकर जाने लगते हैं। वो लोग लिफ्ट में चले आते हैं, लेकिन जेसिका इतनी आसानी से अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। वो मैक्स के डायपर का इस्तेमाल करके विलन को नीचे गिरा देती है। तभी ऊपर हम डैन को देखते हैं, जिसे मैकफ्री ने ग्वेन के हवाले कर दिया है। ग्वेन उसके करीब आने लगती है, तब डैन उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर जेसिका भी आ जाती है। नीचे मैकफ्री को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डैन काइल से कहता है कि बाहर एक ड्रोन है, उसका इस्तेमाल करके देखो कि सारे लोग कहाँ पर हैं। काइल ऐसा ही करता है। ये लोग चारों तरफ जाल बिछाने लगते हैं। हर जगह डैन बॉम्ब लगा देता है। जैसे तैसे करके वो लोग आगे आते हैं। बॉम्ब फटना शुरू हो जाता है और मैकफ्री के लोग मारे जाने लगते हैं और बचे हुए लोगों को डैन अपने हाथों से मारता है, क्योंकि उसे काइल बताते रहता है कि कौन से लोग कहाँ पर हैं और वो बड़े ही आसानी से उन्हें मार देता है। तभी ग्वेन को होश आ जाता है। मैकफ्री उसे सारी चीजें बता देता है कि जल्दी से ग्वेन छत पर जाए, डैन का सारा परिवार वहीं पर है। तभी डैन नीचे आ जाता है और वो मैकफ्री पर बंदूक तानकर कहता है कि अभी भी वक्त है, इन सारी चीजों को रोक दो। लेकिन मैकफ्री नहीं मानता और सारे आदमियों को कहता है कि इसे मार गिराओ। सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डैन अभी भी सुरक्षित है। काइल भी अब उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने ड्रोन को तबाह कर दिया। जेसिका ने अपने बच्चों को टेबल के नीचे छुपा दिया है। तभी ऊपर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन और जेसिका में लड़ाई होने लगती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, लेकिन ग्वेन के सामने जेसिका टिक नहीं पाती। जेसिका बहुत सारी चीजें ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वो ग्वेन को नहीं हरा पाती। तब ग्वेन हंसना शुरू कर देती है। इस चीज को देखते ही जेसिका ग्वेन को एक बैम्बू फेंक कर मारती है और वो बैम्बू ग्वेन की छाती में घुस जाता है, जिससे ग्वेन की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैकफ्री को देखते हैं, जिसने डैन पर बंदूक तान दी है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर नीना आ जाती है और मैकफ्री को अपना ग्रैंडफादर कह के बुलाती है। तब मैकफ्री डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डैन इस चीज का फायदा उठाता है और मैकफ्री को बेहोश करके नीचे गिरा देता है। इतने में पुलिस वाले उसे आकर पकड़ लेते हैं और मैकफ्री को जेल हो जाती है। दूसरी तरफ नीना ने दोबारा मैगजीन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और अब वो एक रिपोर्टर बन चुकी है। डैन ने भी एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है जो बैंक्स को सिक्योरिटी देता है। जेसिका एक कोच बन गई है। वो हमेशा से एथलेटिक थी और उसे यही करना था। जब भी इनके परिवार के पास समय होता है, ये सारे लोग रोड ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है कि कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।